अब निकालो। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1.1 देखो 5 होगा शायद मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल 1.5 है, देखना पढ़ना जरा एक बार। एग्जाम्पल पढ़ो जरा इसका 1.5 क्या है। 1.5 है ना, उसमें भी 6 है, तो 5। तो इसमें दिया है तीन आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। तीन आवेश हैं Q1 Q2 Q3, जिनकी तीनों की वैल्यू क्या है, Q है केवल, और Q की नंबर में वैल्यू नहीं दी है कुछ भी, बस Q के बराबर है तीनों। तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, जो कि दिया भी है डायग्राम में, है ना। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6, देखो 1.6 ही तो है इस चित्र का नाम जो नीचे दिया है, में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q, जो Q का सजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन समझ गए, अब उसको करना है। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। ऐसे करके एक समबाहु त्रिभुज है, और उन्होंने बता दिया इसकी जो साइड है वो कितनी है, एल है। एल ये होगी, एल ये होगी, और एल ये होगी, ठीक है। तीन चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, जो कि इसके शीर्षों पर रखे हैं। शीर्षों का मतलब होता है कोने। इस त्रिभुज के ये जो कोने हैं ना तीन, यहाँ रखे हुए हैं तीन चार्ज। यहाँ रखा है Q, एक यहाँ रखा है Q, एक यहाँ रखा है Q, मतलब Q1 Q2 Q3 है, लेकिन तीनों की वैल्यू Q ही है, तो मैं डायरेक्ट Q ही लिख देता हूँ। फिर कह रहे हैं इसके सेंटर पे है ना, इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के सेंटर पे यहाँ पर एक कैपिटल Q रखा हुआ है, कैपिटल Q रखा हुआ है। तो कह रहे हैं इस कैपिटल Q पर जो नेट फोर्स होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। इसमें तो क्वेश्चन तीनों लगाएंगे, जाहिर सी बात है। चार्ज चार्ज पे फोर्स लगाता है, हाँ ये भी चार्ज है तीनों, और ये भी चार्ज रखा है बीच, कैपिटल Q। तो इसमें क्वेश्चन कल किया था एक, उसमें जो वर्ग था, उसमें वर्ग था, इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने बताया भी था कि जब सिमेट्रिक फिगर देगा आपको और चार्ज भी सेम देगा और फिगर भी सिमेट्रिक होगी, जैसे वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इस पर नेट फोर्स 0 आने वाली है। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए पेपर में, तो वह 0 लिख के आंसर लिख दोगे। अगर 3 नंबर का आएगा तो आपको फिर वो 0 जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स 0 लगेगी, प्रूफ करके लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आपने अंदाजा तो लगा लिया कि फोर्स कितनी होगी, 0 होगी, फिर भी डायरेक्शन देख के बताओगे, ऐसे नहीं बता सकते। अगर इनमें से कोई भी चार्ज माइनस का होता ना, निगेटिव, तो फोर्स फिर 0 नहीं होती। जब चार्ज सेम हो और हर चार्ज से डिस्टेंस जो हो उस चार्ज की जिसमें फोर्स निकाल रहे हो वो बराबर हो, और चार्ज कैसे हो, सेम हो, और फिगर सिमेट्रिकल हो, तब होती है फोर्स 0। तो इस केस में देखो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, चार्ज भी सब सेम है, फिगर भी सिमेट्रिकल है, एल एल एल, और सेंटर पे पूछ रहे हैं ये देखो। तो इस केस में तो 0 आने वाली है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 0 कैसे आएगी, ठीक है। पूरा इसको प्रूफ करना है, अगर ज्यादा नंबर में आएगा तो आपको करके आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। वो करा था तुमने, करा था वर्ग वाला क्वेश्चन, देखा था मैंने, कराया जो था कल, हाँ उसी की तरह। तो देखो डायरेक्शन निकालो, मान लो ये जो चार्ज है, कि नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, मतलब ए पर क्यू रखा है, बी पर क्यू रखा है, सी पर क्यू रखा है, ठीक है। अब
पहले इससे निकालते हैं फोर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज है देखो, और ये जो रखा है सेंटर पे ये भी कैसा है, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा, पुश, है ना, क्या करेगा, रिपल्सन करेगा ना। तो ये इसको इधर की तरफ क्या लगाएगा, इधर की तरफ क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा। अब ये क्यू चार्ज से लग रही है, लेकिन किस क्यू चार्ज से, जो सी पर रखा है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, एफ सी कह देता हूँ। वेक्टर लगा दो, ठीक है, इधर लग गया एफ सी। अच्छा, बी से जो चार्ज रखा हुआ है वो इधर लगाएगा फोर्स, वो इधर लगाएगा, देखो दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स इधर लगेगी। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन हुई वो ये हुई, ठीक है, ये क्या हुआ, एफ बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो चार्ज है ये इस पर कहाँ लगाएगा, रिपल्सन फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, है ना। तो ये क्यू कट जाएगा हमारा, इस क्यू को हम इधर बना देते हैं सब। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस तरीके से, एफ है, कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा किस पर, छोटे वाले क्यू पर, ठीक है। तो ऊपर ऊपर की तरफ लगेगी। उसने बोला है क्वेश्चन में, उसने ये बोला है कि इस कैपिटल क्यू पे लगने वाली फोर्स बतानी है आपको, इन पर जो ये जो फोर्स लगाया ना इन पर वो नहीं बतानी है। बात समझ में आ गई, इसलिए तो हम इसी पर निकाल रहे हैं सारी फोर्स। फोर्स तो ये भी लगा रहा होगा ना इन पर, मैंने बताया था इक्वल अपोजिट फोर्स लगती है, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं करना है कि इन पर कितनी लग रही है। हमें कैलकुलेट करना है जो सेंटर पर रखा है कैपिटल क्यू, उस पर कितनी लग रही है, तो उस पर बना रहे हैं डायरेक्शन फोर्स। तो इसने इधर लगाई, इसने इधर लगाई, इसने इधर लगाई, बात समझ में आई। फोर्स तो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन हम तो केवल इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतनी फोर्स ये भी तो इस पे लगा रहा होगा। एक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन वो उसको करना नहीं है ना कैलकुलेट, उसको हमें तो केवल एक ही चार्ज पे कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई। मुझे ये बात बताओ, ये जो ट्रायंगल था हमारा ये कैसा था, समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है खास बात होती है, कितना एंगल होता है, एंगल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं बताओ, सेम होते हैं, नहीं। हाँ तो 60-60 के हो गए ना, अरे 60-60 के हो। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना का होगा, 60 का होगा, नहीं होगा बताओ, होगा। इसको है ना, इसको, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको हम अलग बना लेते हैं यहाँ पर जरा, फोर्स का, ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है इनको अलग बना लेते हैं। तो देखो एक फोर्स तो यहाँ लग रही है नीचे की तरफ, इसको हम कह रहे हैं एफ ए। एक फोर्स इधर लग रही है, इसको हम कह रहे हैं एफ सी। एक फोर्स इधर लग रही है, इसको हम कह रहे हैं एफ, ठीक है, यही तो केस है हमारा। और यहाँ पर है कैपिटल क्यू चार्ज, तो मैंने अलग बना दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब मुझे देखो यहां से भी पता चल रहा है, भाई ये एंगल कितना होगा बताना जरा, ये एंगल कितना होगा बता सकता है कोई बच्चा, 120 होगा, बिल्कुल सही। और ये भी कितना होगा, 120, और ये भी कितना होगा, 120, होगा नहीं होगा। अब देखो, ये भी क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, क्या चार्ज अलग अलग हो रहे हैं हर केस में या सेम ही है, चार्ज तो सेम ही है। तो ये जो फोर्स लग रही है ये भी क्या होगी, सेम ही होगी। मतलब ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, तीनों फोर्स की वैल्यू कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। अब तीन फोर्स जब इक्वल एंगल पर लगेंगी, सेम फोर्सेस, तीन सेम फोर्सेस जब इक्वल एंगल पर लगती हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस पार्टिकल को या समझो यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, सेम फोर्स लगाना है सबके सब, तो किधर जाएगा, नहीं रहेगा। मतलब नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो पता तो चल रहा है यहीं से हमें, लेकिन उसको हमें अगर एमसीक्यूज में आएगा तब ऐसे करके हैंडल करना है। लेकिन अगर मार्क्स देगा 3 या 4 मार्क्स का आएगा तो आपको पूरा शो करके दिखाना है, ठीक है। चलो, तो मैं थोड़ा सा सही कर दूं। अब देखो इसको करने के लिए है ना, सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए 11th क्लास का, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर लॉ पता है आपको,
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं पता है आपको? कैसे करते हैं बताओ? नहीं, वो नहीं था। देखो इधर समझना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक वेक्टर का। इसका को रिलेशन क्वेश्चन से है, इसलिए मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ। तो पूरा मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सारी फोर्सेस देखो वेक्टर में है। तो इनको आपको अभी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको दिखेगा कि हाँ भैया जीरो आ रहा है, तो उसके लिए आपको पहले वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर का रिजल्टेंट पता है आपको? देखो तीन एक्सिस होती है हमारी, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक बाहर की तरफ आएगी बोर्ड से, उसको कहेंगे हम जेड एक्सिस। ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन को दिखाया जाता है आई कैप से। किससे? आई कैप। किसी वेक्टर पर अगर आई कैप लगा हुआ है मतलब उसकी डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाया जाता है जे कैप से। किससे? जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाया जाता है के कैप से। किससे? के कैप से। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन की। और ये 10 ही 5 ले लो चलो। 5 न्यूटन की फोर्स है और उसकी डायरेक्शन है आई कैप। क्या है? आई कैप। तो इसका आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे वेक्टर? मतलब इसको वेक्टर बनाकर ड्रॉ कर सकते हो, तो कैसे करेंगे? देखो आई कैप की डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो इस तरीके से। एक लाइन खींची आपने, और इसकी डायरेक्शन किधर है? आई कैप। आई कैप मतलब किधर? एक्स एक्सिस की तरफ। यानी एरो किधर बनेगा? इधर बनेगा। एक्स एक्सिस की तरफ एरो बन गया। अच्छा अभी लिखा हुआ 5 न्यूटन, तो इस एरो की जो लंबाई है ना वो 5 न्यूटन के बराबर होगी। मतलब इस एरो के आप बराबर बराबर कितने टुकड़े कर सकते हो? 5 टुकड़े कर सकते हो बराबर बराबर। हर एक पीस 1 न्यूटन के बराबर है। तो 1 न्यूटन, 2, 3, 4, 5 न्यूटन हो गया। यानी ये जो एरो की लेंथ है ये तो बताती है इसको फोर्स को, कि फोर्स है कितनी। और ये जो एरो का हेड है, ये जो हेड है ये बताता है हमको क्या? डायरेक्शन। तो इस फोर्स को मैंने इस तरीके से देखो एरो में कन्वर्ट कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो ये हमारा जो हो गया ना, ये फोर्स का वेक्टर हो गया, इस फोर्स का ये वेक्टर हो गया। तो ऐसे हम वेक्टर बनाते हैं। ठीक, तो मैं इसको कह सकता हूं ये एफ वेक्टर हो गया हमारा, जिसकी वैल्यू ये दी हुई थी। अगर यहाँ पर जे कैप लिखा होता तो ये वेक्टर किधर हो जाता? फिर ये एरो किधर हो जाता? जे कैप देखो ऊपर है, तो यही एरो किधर हो जाता? ऊपर हो जाता। अगर यहाँ के कैप लिखा होता तो फिर ये एरो किधर आ जाता? बाहर की तरफ आ जाता। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या दी हुई। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अब ऐसे ही मैंने मान लो दो वेक्टर ले लिए। अब आप समझ गए एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर होते हैं। ठीक है, मान लो ये मैंने एक वेक्टर लिया, कोई ए वेक्टर। इसको मैं क्या कह रहा हूं? ए वेक्टर। होगा कोई वेक्टर, इसकी कुछ वैल्यू होगी, देखो मैग्नीट्यूड है ना। एरो का ये जो लेंथ है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और हेड बता रही है इसकी वो डायरेक्शन। ठीक, एक इस दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर आएगा? तो उसका एक लॉ होता है, मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल लॉ। दो लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के, या तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, तो ट्राइंगल लॉ लगा लेते हैं। तो करते क्या है, अगर ट्राइंगल लॉ आपको लगाना है ना तो सबसे पहले इस पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, ये होती है टेल और ये होता है हेड। ठीक है, तो अभी तो दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई है। हमें क्या करना है? एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल जोड़नी है। आप क्या करो, इस बी वेक्टर को ऐसा का ऐसा ही इसी डायरेक्शन में ही पैरेलल शिफ्ट करा दो इधर। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं हम कहीं भी। बस शर्त यह है कि उस एरो की लेंथ ना बदले और उस एरो की डायरेक्शन ना बदले। तो आप इस वेक्टर को ऐसा का ऐसा ही कहां बना दो? इधर बना दो। ये बना दिया आपने। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर ही तो है। इसको उठा के इधर रख दिया। अब देखो, इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर की टेल है। अब ये ट्राइंगल की दो साइड नहीं बननी, देखो एक ट्राइंगल की एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि जब दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे
तो जो थर्ड साइड होगी वो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो थर्ड साइड क्या होगी, ये वाली जो साइड होगी, अरे थोड़ा सा ऊपर, ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, यानी ये आर जो वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। बात समझ में आएगी। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, मतलब वैल्यू कितनी होगी इस वेक्टर की, वो कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने ड्रॉ कर दिया इसको, अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, 11th में उसको प्रूव भी कराते हैं, आपको याद रखना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये दो सीधी लाइन। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला आपको आप डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है, 11th में इसका प्रूफ होता है। तो इसको करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पर ए और बी क्या है, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। इस वाले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, मतलब ये नंबर नंबर केवल जो भी दिया होगा वो, ठीक। और थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है, थीटा है एंगल किस किस के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ये वाला जो पूरा एंगल होगा इसको हम क्या कह रहे हैं, थीटा। तो ये एंगल है किस किस के बीच, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकालने का हमारा क्या होता है, दो वेक्टर अगर दिए हैं तो रिजल्टेंट निकालने का ये क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को नोट करो, थोड़ा सा और बताना है फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इतना नोट करो पहले आप।
हेलो। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो, तो समझ गए यहां तक। अगर दो वेक्टर ऐसे करके दिए हैं तो रिजल्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं उनका, ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से। और उस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ये फॉर्मूला आपको उस रिजल्टेंट की वैल्यू बता देगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। बात समझ में आ गई? अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको समझो। देखो, मान लो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ये दोनों सेम है। सेम का मतलब ये है इक्वल वेक्टर है दोनों। मान लो कैसे, इक्वल नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम है। जैसे अगर ये 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही है। माना है हमने ये केस है। हालांकि सेम नहीं होते, अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इफ, अगर ये जो वेक्टर और ये जो वेक्टर है इनकी वैल्यू अगर सेम है, तो एरो की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। भाई एरो की जो लेंथ होगी, एरो की लेंथ ही तो वैल्यू बताती है। तो दोनों एरो की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या, देखो एक तरीका याद रखना है। जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा ना, इसको इधर शिफ्ट करोगे बीच में से जाएगा नहीं जाएगा? अब बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। हम समझ गए। हमें पता है क्या, इसको इधर शिफ्ट करेंगे फिर इधर से रिजल्टेंट जाएगा, जैसे ये गया था। तो माइंड में इसको शिफ्ट कर लो और डायरेक्ट रिजल्टेंट इधर से पहुंचा दो उसको। ऐसे तो जाएगा, बताओ। ये क्या होगा, आर वेक्टर। अब समझने वाली बात यह है कि जब मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, तो ये जो आर वेक्टर जाएगा ना, ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में से जाएगा। बिल्कुल दोनों के बीच से जाएगा। सपोज अगर ये एंगल पूरा 60 है, तो ये कितने डिग्री पर जाएगा, ए वेक्टर से 30 पर जाएगा। कितने पे जाएगा? तो बी से भी कितने पे होगा, 30 पर ही होगा। अगर टोटल एंगल 90 होता तो रिजल्टेंट कितने एंगल पर जाता, 45 पे जाता। मतलब जो भी टोटल एंगल होगा उसके हाफ एंगल पर बिल्कुल बीच से क्या जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा। ये ऐसा तभी होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई? अब इसके लिए देखो, यहां पर जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का एक हम शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर उन केसेस में रिजल्टेंट दोनों का, दो वेक्टर होंगे दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम रिजल्टेंट को डायरेक्ट कहां से निकाल देंगे, बीच में से निकाल देंगे। जो भी एंगल होगा उसका आधा करके बीच से रिजल्टेंट चला जाएगा। और उस केस में इस वाले फॉर्मूले को लगाना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, तो इसके लिए ट्रिक वाला मेथड भी, हालांकि इससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन शॉर्टकट मेथड है। तो वो क्या है, ये कब है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, केवल तब। तो वो फॉर्मूला है देखो, तब रिजल्टेंट निकालने का वो होगा टू, टू और किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो। जैसे सपोज करो मैं इसके मैग्नीट्यूड को ए कह देता हूं, इसके मैग्नीट्यूड को भी क्या कह देता हूं, ए कह देता हूं, कोई भी नंबर। तो 2 इंटू ए और कॉस थीटा, थीटा वही है दोनों के बीच का एंगल, और डिवाइडेड बाय 2। बस ये छोटा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब इसी का छोटा रूप है ये। ये तब लगाना है आपको जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों एरो सेम हो, बस डायरेक्शन अलग हो। तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ट्रिक, शॉर्टकट, नोट कर लो। इफ दोनों वेक्टर सेम, हो गया।
इसका रिजल्टेंट का मतलब समझ पा रहे हैं? दिमाग में आ रहा है कि रिजल्टेंट होता क्या है? मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं इस चीज को, रिजल्टेंट को? नहीं कर पा रहे तो देखो मैं आपको कराता हूँ इमेजिन कि रिजल्टेंट चीज क्या है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर तो समझ में आ गई। जैसे फोर्स का वेक्टर हो सकता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम इस एरो से बना सकते हैं, मतलब ये उसका वेक्टर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने फोर्स का बनाया था। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, ध्यान से देखना जरा आप। ये एक बॉक्स है मान लो मेरे पास, सही है। मैंने एक फोर्स तो लगाई इस पर ऊपर, एफ बराबर 5 न्यूटन की, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में। इसको ऊपर की तरफ खींचना है मुझे, तो मैंने इस पर फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक फोर्स मैंने लगाई इस पर इधर, एफ बराबर कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाई, मान लेते हैं 5 5 सेम ही है। तो बताओ बॉक्स किधर जाएगा? एक आदमी इसको इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, एक आदमी इसको ऊपर खींच रहा है 5 न्यूटन से, कहां जाएगा बॉक्स ये? हाँ, मतलब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ये बॉक्स जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा। ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा बीच में। बात समझ में आ गई? यानी हम क्या कहेंगे, इस फोर्स और इस फोर्स का ये क्या है? रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये मतलब होता है रिजल्टेंट का, मतलब नेट फोर्स कहां लग रही है। बात समझ में आ गई? अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये आ रहे हैं हमारे वेक्टर, देखो फोर्स के। यहाँ जो चार्ज रखा था क्यू, उस पर जो हमने फोर्स निकाली है इन चार्जेस की वजह से, तो एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। पहले मैं क्या करता हूँ, इन फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ कितनी होगी। तो एट पॉइंट ए की बात करें अगर हम पहले, एट पॉइंट ए, ए पर जो चार्ज रखा है उसकी जो फोर्स है वो एफ ए है ना। तो एफ ए की वैल्यू कितनी होगी भैया? तो उसको निकालो। फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जानते हैं हम, क्या होता है बताओ? हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है Q1 Q2। तो Q1 कितना है? ये है। Q2 कितना है? कैपिटल Q है। यही तो दोनों है। हाँ, तो Q1 और Q2 कितना है? कैपिटल Q। भाई Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q डायरेक्ट लिख दी। अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच की। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस पता है क्या? हाँ, एल तो ये है, L/2 तो आधी हो जाएगी इसकी। ये डिस्टेंस बताओ कितनी? L-2 कुछ भी ऐसे ही अंदाजा। ध्यान देना, यहाँ एल मत लिख देना, एल स्क्वायर कर दो कभी। एल स्क्वायर तो इन दो चार्जेस के बीच की दूरी है, हमें इस कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू की दूरी चाहिए। 30 थीटा। बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो इधर ध्यान समझो। देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी ना इस वाले क्यू की इस वाले क्यू से, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो उसके सेंटर पर है। और ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, समबाहु है। तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है। जैसे इसकी साइड एल 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 है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी एक को कैलकुलेट कर लो आप, वही सबकी दूरी हो जाएगी, तो बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करें बताओ? इसको निकाल दो, इसको नीचे की साइड पड़ेगा, आसान रहेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सीधा, ये बीसी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है सीधा, ठीक है। तो ये यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, देखो ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण बन गया नहीं बन गया? बताओ। तो इसको मैं इधर बना देता हूं, ये और, अरे ये तो बना ही है, देखो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है क्या? सी। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ, एम दे दो या पी दे दो, कुछ भी दे दो, एम। और यहाँ पर क्या है हमारा, उसे ओ कह दो, ये जो पॉइंट है बीच में ओ, ठीक है। ये सीएमओ एक ट्राइंगल बन गया, देखो ये कैसा ट्राइंगल है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? 90 होगा। होगा नहीं होगा? हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बताओ ये तो करनी है। तो इसको मैं कितनी मान लेता हूँ? आर मान लेता हूँ अभी के लिए। आर मुझे फाइंड करना है। अच्छा ये बता सकता है कोई बच्चा ये कितनी होगी? ये पूरी एल है, तो ये कितनी हुई? ठीक है, एल अपॉन 2 हो जाएगी ना। अरे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसने दोनों को अलग अलग बाइसेक्ट कर दिया ना। ये बाइसेक्टिंग लाइन हो गई ना इसकी, बीच में से डिवाइड कर दिया ना इसने। ऐसे ही बाइसेक्टिंग लाइन इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। अरे बात समझ में आ गई? मीडियन कह सकते हैं उसको, मीडियन। जो ट्राइंगल को बीच में से काटते हैं उसको मीडियन भी बोलते हैं ना। तो सीएम कितना होगा बताओ? एल बाई 2 होगा नहीं होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा ये एंगल पूरा 60 था, तो ये इतना कितना हुआ बताओ? ये कितना है फिर? 30 है। ठीक है। बताओ क्या करूं अब? मुझे आर निकालना है यहाँ से। इसका फॉर्मूला लगाऊं? साइन कॉस टेन। ये आर निकालना है, क्या लगाऊं? साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, टेन लगाऊं? बताओ। हमारी इच्छा से काम तो नहीं चलता, लेकिन इच्छा तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। अरे ये पता क्या है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ऐसी मूठा है कुछ भी ना लगा सकते। ये क्या पता है? आधार पता है और कर्ण पता है, बेस और हाइपोटेन्यूस पता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर्ण। क्लास 9 10 में पढ़ा होगा। आधार बटे कर्ण किसका होता है? अरे कॉस का होता है यार, तुम तो सब भूल गए यार। और थीटा की जगह क्या लगाना है? 30। एंगल पता है ना 30। अरे समझ गए? क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बताओ कितना है? बेस 2 और हाइपोटेनियस आर तो निकालना है हमें। कॉस 30 की वैल्यू बता सकता है कोई बच्चा? कितने करीब हो गए अब तुम? 3/2 तो वैल्यू यहाँ कोई √3/2। जल्दी बता। √3/2 ही होती है। तो लिख दो। ये जो एक्स्ट्रा 2 है ये कहां चला जाएगा बताओ? नीचे। 2 से 2 क्या निकालना है? आर निकालना है ना, तो यहां से आर निकालो। आर इधर √3, नीचे तो आर इक्वल टू कितना आ गया? एल बाय रूट। ये है आर की वैल्यू। एल नहीं, L/√3 आएगा यहाँ पे। समझ गए? हाँ। तो लिखो L/√3 और उसका क्या करना है बताओ? स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा और लिख दो। इसको बार बार लिखना पड़ेगा तो इसको के मान लेते हैं ना भाई। इसको स्मॉल के कह देते हैं ना, पूरी वैल्यू स्मॉल के की तो होती है, बार बार क्यों लिख रहे हो? तो क्यू, कैपिटल क्यू। और देखो जरा, यहाँ एल का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सुंदर लग रहा है, कुछ लोग। यानी 3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल। ये फोर्स आ गई कौन सी? एफ ए, ये वाली। ए पे जो चार्ज रखा है उसने लगाई है। क्या ये अलग लगाएगा? इधर देखो, ए पे जो चार्ज रखा है, ए पॉइंट पे उसने इतनी फोर्स लगाई है। तो बी पे जो रखा है, बी पे या सी पे जो रखा है वो अलग लगाएंगे क्या फोर्स, या सेम ही होगी? सेम ही होगी ना, क्योंकि चार्ज भी कैसा है देखो इन पर, सेम है, और डिस्टेंस भी कैसी है इनकी? सेम है। तो अब मैं कह सकता हूं सिमिलरली, सिमिलरली एफ बी कितनी होगी बताओ? यही होगी 3 के क्यू अपॉन, और एफ सी भी कितनी होगी? यही होगी। ये बात समझ में आ गई? यही क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज दोनों क्या है? डिस्टेंस और चार्ज, डिस्टेंस और चार्ज, डिस्टेंस और चार्ज सेम है। तो बार बार फॉर्मूला लगाओगे यही वैल्यू आएगी। ठीक है। तीनों फोर्सेस की आपने वैल्यू निकाल दी। यहां से एक बात ऑब्जर्व करो, क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि एफ ए बराबर है एफ बी के, बराबर है एफ सी के? बताओ जरा वैल्यू देख के तीनों की, तीनों बराबर हैं या नहीं है? मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो तीन फोर्स लग रही थी इस पर, वो तीनों कैसी हैं?
बराबर। अगर एक भी कम ज्यादा आ जाती तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाती, फिर तो चार्ज उधर ही तरफ खिसक जाता ना जिधर फोर्स ज्यादा होती। सपोज करो मान लो ये एफ ए ज्यादा होता और एफ बी एफ सी कम होते, तो ये चार्ज नेट फोर्स कहाँ आ जाती, नीचे की तरफ भारी पड़ जाती, तो नीचे चला जाता। मतलब ये वाला बंदा ताकतवर है, इसने खींच लिया पकड़ के। बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे केस में तीनों का क्या आया है, बराबर आया। तो चलो भैया इससे ये सिद्ध थोड़ी होता है कि बराबर हैं चलो फोर्सेस, तो ये थोड़ी सिद्ध हो गया कि ये जीरो होगा नेट। हमें तो जीरो सिद्ध करके लाओ ना पूरा। तो देखो जरा ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे, मैं क्या कर रहा हूं, इनको एफ ए एफ बी एफ सी तब सब तीनों बराबर है, तो इनको मैं एफ मान लेता हूं तीनों को। क्या मान लेता हूं, एफ, और एफ की वैल्यू ये है आप। ठीक है, आप समझो ध्यान से। ये दो वैक्टर, इस नीचे वाले को मत देखो जरा एक मिनट के लिए। एफ बी इधर है, एफ सी इधर है। एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ मैग्नीट्यूड एफ है ना जिसकी वैल्यू ये है। एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ। यानी दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, दोनों वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। कहां से जाएगा बताओ, किधर जाएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, जल्दी बताओ कहां जाएगा, बीच से कहां, ऊपर। और 120 एंगल है तो बिल्कुल बीच बीच में जाएगा 60 पे। अरे ये तो होगा, ये होगा इनका एफ रिजल्टेंट, इसका और इसका क्या रिजल्टेंट, जो मैंने अभी इधर समझाया था। तो इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बताओ, इसकी वैल्यू बता दो कैसे निकलेगी। इसको एफ डैश बताओ, हाँ वो जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था वो लगाओ। तो एफ डैश बराबर क्या था फॉर्मूला, टू एफ, एफ है ना, एक मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना, एक या थीटा कितना है पूरा 120 अपॉन टू, सही है। टू एफ, टू से कट कर दो जरा, कितना आया, cos 60। cos 60 की वैल्यू बताओ जल्दी। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है यार, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, एफ आया ना केवल। यानी ये जो एफ डैश है वो किसके बराबर है बताओ, और ये एफ ए भी किसके बराबर था, यानी ये इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये है ऊपर, और जो एफ ए है वो नीचे है। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हो गई, अपोजिट हो गई ना। अरे एक फोर्स लग गई ऊपर, एक फोर्स लग गई नीचे, दोनों कैसी हो गई, अपोजिट, और दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो सेम मैग्नीट्यूड की दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो, कैंसिल हो गई एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो एफ नेट होगा वो कितना होगा बताओ, दो। कर दिया प्रूफ, सही है। ऐसे करना है आपको, नोट करो। एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.6, इसी के अगले वाला जस्ट, ये 1.5 था। दिखाओ जरा मैं पढ़ दूं उसको, बिल्कुल ऐसा ही है देखो। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चित्र 1.7 में, अब 1.7 एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें, मैं अभी बोर्ड पर बनाऊंगा उसको। दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेश, देखो ध्यान सुनो क्या है, क्यू है, कोमा क्यू है, तथा माइनस क्यू है। अभी मैंने बात की थी अगर एक चार्ज माइनस के हो जाएगा तो फिर फोर्स बदल जाएगी सेंटर पे, तो माइनस के कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन देखते हैं कहाँ पूछ रहे हैं फोर्स, पर विचार कीजिए, प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश पर, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अभी अर्पित ने, वो उसी की बात कर रहे हैं। अब सेंटर की बात नहीं कर रहे, देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं वही समबाहु त्रिभुज है जो अभी आपने बनाया था, त्रिभुज तो वही है, ठीक है। अब इसके हर शीर्ष पर एक क्या रखा है, चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ क्यू है, दो तो क्यू है, दो क्या है भैया, क्यू, और एक है माइनस। उसको कहीं भी पुट करो आप, माइनस क्यू पुट करो, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ उसको माइनस, कहीं भी रख सकते हैं किसी भी शीर्ष पर, यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, ठीक है। ये केस, अब सेंटर पे क्या कोई चार्ज है, नहीं कुछ नहीं है सेंटर पे, सेंटर पे आपको बताना ही नहीं है कुछ भी। अब कह रहे हैं ये जो चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे होंगे ना एक दूसरे पर,
तो वो फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, क्या यही बोला है ना, मिट दिखाना। हाँ, प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है ये बताना। इस पर कितनी फोर्स लग रही है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है। कुछ समझ में आया। कहां से लगेगी इस पर फोर्स, कौन लगाएगा। बस यही लगाएगा और कोई नहीं लगाएगा। सब एक दूसरे पर नहीं, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे ये बताओ। ये क्यों लगाएगा, और इस पर पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ इस पर कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे। और बस माइनस क्यू भी तो लगाएगा। वो भी इधर, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। यानी एक क्यू पर दो क्यू फोर्स लगाएंगे। देखो इस पर चेक कर लो, ये वाला लगाएगा इस पे और ये वाला भी लगाएगा इस पे चेक करो, ये वाला क्यू भी लगाएगा और ये वाला क्यू भी लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा। तो आपको हर चार्ज पर बारी बारी से नेट फोर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। करो तो करो वही फिर जल्दी। इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। समबाहु त्रिभुज है तो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, एल मान। ठीक है, बताएं जरा, बताएं भैया, अंदर बना इस क्यू पॉइंट, ये जो क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा। बात समझ में आती है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, पहले इसकी फोर्स निकाल लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या होगा, रिपल्सन, रिपल करेगा इधर की तरफ। यानी इसकी जो फोर्स होगी वो किधर होगी बताओ। और ये किसकी फोर्स है, इसकी, है ना। तो इसको मैं क्या क्या दूं, तो सिंबल क्या दें, एफ क्या दें, एफ सी कहोगे, फिर एफ सी ऊपर भी आएगा ना। चलो कुछ भी कह दो, चलो एफ सी ही कह देते हैं, उसमें क्या है, हम तो सब बोले। देखो एफ सी, इस एफ सी की वैल्यू निकालियो भैया। हाँ, वैल्यू निकालो जरा। एट किस पे निकाल रहे हो, पहले पॉइंट पी की बात, बी की बात कर रहे हैं। तो एट पॉइंट बी, तो इस एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, के, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह के मान लिया। क्यू वन क्यू टू, क्यू वन कितना है, क्यू टू कितना है, क्यू, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दूं, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अब एल ही है देखो, अब तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, एल। तो नीचे क्या आ जाएगा, मतलब ये फोर्स है और ये कितना है ये पता चल गया आपको, इतना है। और किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। एक फोर्स निकाल दिया आपने। ठीक है, दूसरा फोर्स निकालो। दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा पता चला, डायरेक्शन। अब ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है। तो इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा, इस पर, ये वाला चार्ज नीचे की तरफ। ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो ये इसको खींचेगा नहीं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करेगा तो, अरे खींचेगा नहीं, खींचेगा फिर नीचे से कहाँ जा रहा है। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा ना, इधर खींचेगा नहीं इसको कि मेरे पास आ जा। अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा। हाँ, तो ये जो फोर्स लग रही है वो ए की वजह से लग रही है, तो इसको मैं एफ ए से डिनोट कर देता हूँ। तो डिनोशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, बताओ क्या क्या होगा, एफ ए की वैल्यू बताओ। तो एफ ए बताओ क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू, माइनस का साइन तो लेते ही नहीं है, मैंने बताया था मोड में लिखे थे ये उस दिन मैंने, क्योंकि आपको विदाउट साइन लेनी है वैल्यू। तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और अपॉन में एल स्क्वायर। बताओ दोनों फोर्सेस सेम आई है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों कैसी है देखो। एफ सी और एफ ए कैसा है, इक्वल है नहीं है। तो दो इक्वल वेक्टर कितने एंगल पर लग रहे हैं, ये एंगल बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा, ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का, बताओ भाई कैसे हुआ 120। भाई ये वाला एंगल कितना है हमारा अंदर का, 60 है नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। और लाइन पर पूरा आधा एंगल कितना होता है, 180। तो ये 60, तो ये कितना बचा, 20 बचा।
है ना, सही है। यानी 120 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दो फोर्सेस लग रही है, तो दो फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब दोनों फोर्सेस हम दिखा चुके हैं बराबर है, तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा बताओ, इनके बीच से जाएगा, बिल्कुल 60 डिग्री के एंगल पे। अरे समझ गए, देखो वही चीज बार बार लग रही है अब इसमें, यानी नेट फोर्स इस पर इधर लगेगी, ये एफ नेट, एफ, बात समझ में आ गई। इस एफ सी और एफ ए की ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या मान लेता हूं, एफ मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एफ। तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो नेट कैलकुलेट करो, वही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, इक्वल है ना दोनों। तो बताओ क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू टू एफ, एक एफ ले लिया, कॉस थीटा, थीटा कितना है 120 डिवाइडेड बाय टू, कट कर दो जरा, कितना आया 60, तो टू एफ कॉस 60 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एफ नेट कितना आ गया। देखो तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं ना वैल्यू के, तो नेट भी सेम वही वैल्यू आती है ना। एफ नेट कितना आया, एफ आई, इस वाले चार्ज का तो काम खत्म, ठीक है। यानी हम इसकी डायरेक्शन बना देते हैं, मतलब यहां बना देते हैं, जो इस वाले बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो एफ नेट है वो इधर लग रहा है भाई, है ना, तो वो इधर लग रहा है ना, और कितनी वैल्यू का लग रहा है एफ नेट, तो एफ के बराबर लग रहा है, ठीक है। इस चार्ज का काम खत्म हो गया। ऐसे ही हर चार्ज पे वैल्यू निकालनी है, तो अब तो आसान है भाई, जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ होगा, बताओ। इस पर भी तो एक चार्ज ये पॉजिटिव है, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा इधर, अरे रिपल्सन, तो ये गई इधर फोर्स इसकी, ये कितनी, अब जल्दी जल्दी कर देते हैं, एफ बी मान लें इसको, और ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, जैसे इसे खींच रहा था ऐसे इसे खींचेगा, तो ये फोर्स गई ऊपर की तरफ एक दूसरी, इसको क्या कहते हैं हम, एफ ए, ठीक है। तो लाइन खींच देते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट किसकी, सी की, अब बात की थी पॉइंट बी की। अच्छा ठीक, तो वैल्यू तो भैया सेम ही होगी भाई, एफ बी कितना होगा, एफ सी के, एफ ए के बराबर होगा, और कितनी वैल्यू होगी, यही होगी, देखो कैलकुलेट कर लो, के क्यू वन क्यू टू दोनों सेम है, तो क्यू स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है, सेम वैल्यू है, वही चीज क्या कह सकते हैं कि एफ बी बराबर है किसके, एफ ए के, और दोनों को क्या मान लें, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा बताओ, वही बीच से, अरे 120 एंगल होगा, तो ये गया रिजल्टेंट एफ नेट, और एफ नेट इसका कितना आएगा, एफ ही आएगा, कितने डिग्री पे गया, 60 पे गया, मतलब टोटल 180 60 पे गया ना ये, तो इसका भी लिख दो। देखो अब इसका रिजल्टेंट इधर है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे करके गया रिजल्टेंट, है ना, एफ नेट बराबर है एफ के, ऐसे करके गया, और ये आ गया। दो पे आपने बात कर दी, इस पर ए पे बात कर दी, और ए पे बात कर दी, और इस पे ये क्या है, सी पे बात कर दी, सॉरी बी और सी पे बात कर दी, अब ए पे बात करनी रह गई। ए पर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, कैसे अलग होगा पहले इतना नोट करो फिर बताता हूँ। यहां बात कर लेते हैं अब हम पॉइंट ए की, एट पॉइंट ए, तो ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो निगेटिव है, और इस पर जो फोर्स लगाएगा वो या तो ये वाला पॉजिटिव लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव लगाएगा, दोनों प्लस क्यू लगाएंगे ना इस पर फोर्स। अब प्लस का क्यू माइनस वाले चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा ना अंदर की तरफ, अरे नीचे खींचेगा ना इसको ये, तो इस वाले क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, नीचे, इधर आई डायरेक्शन फोर्स की, बताओ इधर आई नहीं आई, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एफ क्या, बी, बी ने लगाई है ना फोर्स, तो बी को कहते हैं, समझ में आ रही है, ऊपर नहीं जाएगी। इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रही है वो निकाल रहे हैं, ये लगाएगा, अरे अब जब इस पर फोर्स निकाली थी तो हमने देखा था कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो ये लगा रहा था, ये लगा रहा था। अब हम इस पर देख रहे हैं, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है, और ये, तो ये किधर लगा रहा है, नीचे, ये भी किधर लगाएगा, नीचे, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी नहीं आएगी बताओ, इसको हम कहेंगे एफ सी, अरे आएगी नहीं आएगी बताओ, आएगी, ठीक है। क्या वैल्यू चेंज होगी या यही होगी, वैल्यू तो यही होगी भैया, क्योंकि चार्जेस तो दोनों सेम ही है, यहाँ पर साइन तो हम लेते नहीं है कोई भी, यानी मैं लिख सकता हूं कि एफ बी बराबर होगा किसके बताओ,
एफ सी के, और क्या वैल्यू आएगी देखो, के Q1 कितना है, Q Q2 कितना है, ये ले लो या ये ले लो, कितना है Q, तो Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, पहली स्क्वायर, मतलब दोनों फोर्सेस होंगी कैसी, सेम होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि एफ बी बराबर है किसके, एफ सी के, और मैं मान लेता हूं इसको क्या, एफ मान लेता हूं, फिर से क्या मान लेता हूं, एफ। यानी अब बताओ रिजल्टेंट कहां जाएगा, दो फोर्सेस लग रही है, दो वेक्टर ऐसे हैं नीचे की तरफ, कितने डिग्री के एंगल पर है, ये एंगल कितना है बताओ, 60 है भैया अब एंगल, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा इनके बिल्कुल बीच से, और किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बताओ, यही तो होगा एफ नेट, यही तो होगा, कितने डिग्री के एंगल पर होगा एफ नेट, 30 पर होगा, कितने पर होगा, 30 पर। इस एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो क्या एफ ही आ रही है क्या, अब देखते हैं कितनी आ रही है, देखो अब एफ नहीं होगी, तो एफ नेट निकालने के लिए वही शॉर्टकट वाला रूल, कौन सा, ये वाला लगाओ, 2f cos थीटा कितना है, पूरा पूरा होता है थीटा कितना, डिवाइडेड बाय, निकालो जरा, cos 30 कितना होता है जल्दी बता दो, √3/2, 2 से 2, देखो अब एफ नहीं आया, अब एफ नेट किसके इक्वल आया है, √3f के इक्वल आया है, किसके इक्वल आया है, √3f के इक्वल आया है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना, एंगल चेंज हो गया इसलिए चेंज हो गया वो, तो यहाँ एफ नेट है √3f के इक्वल। तो आपने तीनों चार्जेस पर एफ नेट की वैल्यू निकाल दी विद डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन भी बताई। हाँ, इस पर जो एफ नेट लगा वो किधर लगा, नीचे की तरफ लगा, और कितने का लगा, √3f, नोट कर लो जरा। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा था वो तो कर दिया हमने, लेकिन थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, क्या, बताओ जरा भाई, इस चार्ज पे जो नेट, ध्यान सुनना मेरी बात, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है इधर, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है इधर, और वैल्यू है एफ, इसकी भी वैल्यू क्या है, एफ, दोनों की सेम है, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन नीचे है, और वैल्यू है √3f। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बताओ, जीरो होगा क्या, या नहीं होगा, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स, मतलब ये जो नेट फोर्स आई हैं इन सबको ये मान लो कि एक ही बॉडी पर लग रही हैं, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इधर समझा, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स मतलब इस वाले, इस ट्राइंगल की इस वाली साइड पे फोर्स लग रही है इधर, इस वाली साइड पे फोर्स लग रही है इधर, और इस वाली साइड पे फोर्स लग रही है नीचे, तो क्या ओवरऑल जो टोटल फोर्स है अब भी जीरो है या जीरो नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो उसके लिए आपको पहले इसका एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि एक ही पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस आ जाएं, तभी तो आप बता पाओगे। हाँ, तो देखो मैं एक ही पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस बनाता हूं, तब बताना आप, देखो मैंने मान लो ये एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब इस वाले ये जो फोर्स है वो किधर लग रही है बताओ, इधर है ना, तो मैं इसको बना देता हूं इधर,
एक ही पॉइंट पर बनाएंगे तीनों फोर्सेस, है ना। ये कितनी है, एफ नेट है, और ये किसके बराबर है, एफ के। अरे ठीक है। अच्छा, इस वाली फोर्स को भी इस पॉइंट पर लाओ, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बीच में, कोई बता सकता है। मैं इस फोर्स को भी इस पॉइंट पर बना रहा हूं, कितने का बनेगा बताओ। ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, इस फोर्स को और इस फोर्स को एक पॉइंट पर मिलाया है, तो एंगल कितना बनेगा बताओ। 120। देखो अब समझो ध्यान से, मैंने एक बात बताई थी यहां पर कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, करा था। बी वेक्टर को उठा के वहां रखा था, नहीं रखा था। इस एफ वेक्टर को उठाकर क्या यहां नहीं रख सकता मैं, इस वाले यहां पर। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल ही तो हैं भाई, ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाला एफ नेट क्या है, आपस में पैरेलल नहीं है, वह है पैरेलल। तो मैं इस एफ नेट को उठाकर कहां रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही तो इस एफ नेट और इस एफ नेट के बीच होगा। तो ये एंगल कितना है बताओ, पूरा 120 था तो ये 60 तो है, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 तो हुआ। हुआ नहीं हुआ, बस आपने इसको पैरेलल शिफ्ट किया है यहाँ, या ऐसे समझ लो इसको शिफ्ट किया है यहाँ। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। बात समझ में आई, तो एंगल कितना हुआ, 60 हुआ। अच्छा एक फोर्स और रह गई, कौन सी, ये वाली, है ना। ये किधर है, नीचे है। कितने ही है, ये कितनी है भैया, एफ नेट इसका कितना है, √3 एफ। अब बताओ क्या नेट फोर्स इस पॉइंट पर जीरो होगी या अलग होगी कुछ, बताओ। इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगी, अलग होगी, अलग होगी, अलग होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि तीनों का F1 प्लस F2 प्लस F3 जो नेट होगा वो जीरो होगा। लो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी वाली बुक कह रही है कि पूरी जो टोटल नेट फोर्स निकलेगी वो जीरो आएगी लास्ट, ये बुक ने कहा है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही जीरो, मतलब या तो बुक गलत है या तुम गलत हो। और तुम गलत हो नहीं सकते हैं, तो बुक गलत है। ये तुम तो पढ़ रहे हो इतनी देर से, तो तुम कैसे गलत हो जाओगे, हैं? तुम ही गलत हो, क्योंकि इंसान ही गलत है ना। तो देखो, तो अब हाँ, अब हम समझ समझ सकते हैं कि ये एफ नेट जीरो कैसे हुआ, अब भी जीरो कैसे हुआ, अब तो एंगल अलग अलग हो गए ना, और फोर्स भी अलग अलग है अब तो। ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, मतलब ये दोनों सेम ही तो अलग है। तो देखो ध्यान समझो, जैसे उसमें किया था वही इसमें करो, इन दो फोर्सेस का नेट निकालो। तो कहां से जाएगा, बीच से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो उसकी वैल्यू निकाल दी जरा, कितनी होगी, लगाइए जरा फॉर्मूला। अरे रुक जा। इस एफ नेट को निकालो जरा। तो एफ नेट डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 2f, है ना, कॉस 60 का आधा कितना, 60/2 होगा तो 30। तो करना जरा, कितना आया, √3/2, 2 से 2 कितनी आई ऊपर को फोर्स देखना जरा। अरे जीरो आई है, ऊपर आई है √3f, और नीचे भी कितनी है, तो दोनों सेम हो गई, अपोजिट एंड सेम, नेट फोर्स कितना आया, जीरो आया। ऐसे है जीरो, समझ गए। तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है।